टॉपिक है आज का वेक्टर्स में से रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। बच्चा, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, कि एक वेक्टर को हम कुछ कंपोनेंट्स में ब्रेक कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक वेक्टर की ब्रेकिंग के मतलब को आओ पहले थ्योरेटिकली समझ के देखें। बच्चों ज़रा ध्यान देना। सपोज आप एक कंसेप्ट पे एक बात करते हैं कि हमारे पास एक फ्लोर के ऊपर एक बॉडी है। बच्चों, इस बॉडी को अगर मैं इस तरफ चलाना चाहता हूं तो मैंने इस तरफ हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लगा दी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी डेफिनेटली इसी तरफ एक्सलरेट करने लगती है। लेकिन आपने इस चीज़ को भी गौर किया होगा, अगर आप एक बॉडी को फोर्स ऐसे नहीं लेकिन किसी एंगल पे लगाते हैं तो आपने बॉडी की मोशन को ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप एक टॉय को ज़मीन पे रख के एक इंक्लाइंड फोर्स लगाएं एट सम एंगल थीटा, तो आपने दो चीज़ें गौर की होंगी। इसमें आप गौर करें, आपकी बॉडी इस दौरान आगे भी जाती है और कुछ ऊपर की तरफ भी उठेगी। आपने इसे कई बार देखा होगा कि आपकी ये फोर्स जो है बॉडी को आगे आगे भी ले जाने लगती है, लेकिन आपकी यही बॉडी मूव करते हुए कुछ ऊपर की तरफ भी जाती है। मतलब आपकी फोर्स साइमल्टेनियसली दो एक्शन कर रही है। एक एक्शन ऐसा है जिसमें वो एक्सलरेट कर रही है बॉडी को हॉरिजॉन्टली, और एक बार वो उसे एक्सलरेट कर रही है वर्टिकली। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए सोचें कि अगर हमारी कोई फोर्स इंक्लाइंड होती है या हमारा कोई वेक्टर इंक्लाइंड होता है तो उसकी मोशन एक सिंगल प्लेन की बजाय टू डायमेंशनल हो जाती है। आप इस एग्जाम्पल को और आगे सुने ताकि आप सबसे पहले इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर सकें कि मान लो मेरे पास एक रॉड है। बच्चों, इस रॉड के बीच में मैं एक पार्टिकल को, एक रिंग को इस तरफ चला रहा हूं। बच्चों बताएं, जैसे जैसे आप रिंग को आगे की तरफ चलाएंगे थोड़ी देर के बाद आपकी रिंग की पोजीशन बदल जाएगी। डेफिनेटली आपकी रिंग की पोजीशन थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाएगी। टेल मी, आपका ये रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन से गौर करके देखें। आपका ये इनिशियल पोजीशन से आप बताएं ये रिंग कौन सा डिस्टेंस कवर करके गया है। डेफिनेटली इसकी मोशन इस तरफ भी हुई है और डेफिनेटली इसकी मोशन इस तरफ भी हुई है। तो जब आप किसी भी एक वेक्टर को एक प्लेन के अंदर मूव करवाते हैं तो सम टाइम आप देखेंगे आपको इस वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि इसका एक कंपोनेंट कितना है और दूसरा कंपोनेंट कितना है। इसीलिए हम एक वेक्टर के कंपोनेंट्स को ढूंढने के लिए, और अगर वो कंपोनेंट राइट एंगल पे हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ढूंढने के लिए रेजोल्यूशन की आज बात करने लगे हैं। इमेजिन करें हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें मेरे पास एक बॉडी की हम वेलोसिटी को यहाँ पर या उसके वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करने लगे हैं। टेल मी, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर बता रहा है कि सपोज एक पार्टिकल O से A की तरफ जा रहा है।
बच्चों टेल मी, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक पार्टिकल ओ से ए की तरफ जा रहा है, तो एक रास्ता आपने देखा होगा, ये है जो रास्ता आपको दिख गया है। लेकिन ए तक पहुंचने का क्या आप जानते हैं, मेरे पास एक की बजाय एक और रास्ता भी है। क्या मैं इस सेकंड रास्ते से भी मूव कर सकता हूँ? ओ तक पहुंचने के लिए मैं ओ से पी भी जा सकता हूँ और पी से क्यू भी जा सकता हूँ। आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखें, जिसका नाम है ओ पी क्यू। मैं इस ट्राइंगल में कॉस थीटा फाइंड आउट करने लगा हूँ, जिसका नाम है बेस एंड हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हैं ओपी का नाम मेरे पास यहाँ पर ए कॉस थीटा आ गया है। मीन्स मेरे पास ये जो पार्ट है इसका नाम ए कॉस थीटा आ गया है। अब इसी ट्राइंगल में देखें, मैं फिर इस ट्राइंगल में से, जिसका नाम ट्राइंगल ओ पी क्यू है, साइन थीटा ढूंढने लगा हूँ। साइन जिसका नाम है परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? ए साइन थीटा। मैं फिर यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि मेरे पास ये कंपोनेंट ए साइन थीटा आया है। आप जरा इस ओवरऑल फिगर को दोबारा देखें। मेरे पास ओ से ए जाने का अगर मैं पाथ 1 चेक करूं, तो पाथ 1 में मेरे पास ओ से ए जाने का एक वेक्टर है ए। बच्चों ध्यान देना, उसी जगह पर पहुंचने के लिए अगर मैं पाथ 2 चेक करूं, तो मेरे पास एक पाथ है उस पाथ 2 जिसमें एक मोशन हुई है ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस और ए साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। अब जरा बताएं, दोनों के दोनों पाथ का फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसका मतलब चाहे मैं किसी वेक्टर को ए लिखूं, चाहे मैं उसी वेक्टर को दो पार्ट्स में लिखूं, दोनों ही केसेस में आपके पास पाथ 1 और पाथ 2 से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है। तो अगर हम पाथ 2 को देखें, तो पाथ 2 में बने हुए पार्ट जो आपको दिख रहे हैं, वो वेक्टर ए के वो पार्ट हैं जो वेक्टर ए की बजाय अगर हम ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा लिख देते हैं, तो हमारे पास पाथ 1 और पाथ 2 दोनों एक ही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेंगे, एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। तो इन नटशेल याद रखना, अगर आपके पास आज से किसी मेंशनिंग में एक वेक्टर आपको दिखाई देता है, जिसका सपोज नाम ए है या वेलोसिटी है या फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसी पाथ को शो करने के लिए अगर आप ये दो पार्ट बनाते हो, ध्यान देना बच्चों, जिस तरफ जिस तरफ आपको एंगल दिख रहा है उस तरफ उसका कॉस कंपोनेंट लिख देना है। जिस तरफ आपको उसका एंगल नहीं दिख रहा है उसका साइन थीटा लिख देना है, जो इसका वाई कंपोनेंट है। तो बताना चाहूँगा, हमारी साइंस के अकॉर्डिंगली पहला पार्ट भी वही है और आपके दोनों पार्ट ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन कंपोनेंट्स को, ये जो मैंने ए कॉस और ए साइन बनाए हैं, ये उसी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर किसी वेक्टर को हम कुछ पार्ट्स में रिप्रेजेंट करें और वो पार्ट ओरिजिनल वेक्टर के ही वैल्यू को शो करें, तब हम उन पार्ट्स को उसके कंपोनेंट्स कहते हैं। और इस फिगर में मैंने वेक्टर के दो कंपोनेंट किए हैं। राइट एंगल पे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं और किसी भी वेक्टर को दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में भी ब्रेक किया जा सकता है।
यहाँ इस फिगर में हमने बस वेक्टर को दो पार्ट्स में ही ब्रेक किया है, जस्ट दो पार्ट्स में, जिसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कह रहा हूँ। आप इसे एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं, जो इसकी एक बेसिक एग्जाम्पल बोली जाती है। बच्चों, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा रोलर है। आपको पता है, रोलर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे वेट कहते हैं, उसके कारण अर्थ से कांटेक्ट में आता है। और याद रखें, मोशन के दौरान जितना कांटेक्ट बॉडी का ज़मीन के साथ ज़्यादा होता है, कांटेक्ट फोर्स ज़्यादा होती है, उतनी ही फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है। इस बॉडी को चलाने के लिए मैं दो तरीके लगा सकता हूँ। क्यों ना हम इस बॉडी को सबसे पहले किसी फोर्स से पुश करें। आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले इस बॉडी की डिस्कशन करने लगा हूँ। जब मैं इसे किसी फोर्स से पुश करूँगा, मैंने इसे किसी फोर्स से पुश कर दिया, लेकिन क्या आपने देखा, आपकी ये फोर्स इंक्लाइंड है। अगर आप इसे कंपोनेंट्स में स्टडी करना चाहें तो इसका एंगल की तरफ कंपोनेंट एफ कॉस होगा, और एंगल जिधर नहीं है उधर एफ साइन थीटा होगा। बच्चों, आपने गौर किया, आपकी बॉडी ऑलरेडी ज़मीन के साथ वेट के कारण कांटेक्ट में थी, लेकिन एफ साइन थीटा उसमें और ऐड हो गया, जिससे कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन और बढ़ेगी, और आपकी बॉडी की जो मोशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी बॉडी को, मान लें, आगे चलाने के लिए पुश नहीं पुल का सहारा लेता हूँ, तो हमारे पास इस बार कुछ ज़्यादा बढ़िया होगा। क्यों ना उसे उसी फोर्स से चलाया जाए, लेकिन पुश नहीं पुल की फॉर्म में। अब फिर देखें, आपका ये कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करके देखें तो इसकी भी दो कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, और एक एफ कॉस है, दूसरा एफ साइन थीटा है। अगर आपने इस फिगर में गौर किया होगा तो इस बार जो आपके पास बॉडी का कांटेक्ट फोर्स वेट के कारण पैदा हो रहा था, उसको एफ साइन थीटा नाम की जो फोर्स है वो अपोज कर रही है। मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास इस बार पहले के मुकाबले में क्या कर गई है, डिक्रीज। हैंस हमारे पास जो बॉडी की मोशन एफ साइन थीटा नहीं, एफ कॉस थीटा के कारण हॉरिजॉन्टल हो रही है, वो कैसे हो जाएगी, इजी। तो ध्यान दें, अगर आपके पास किसी एक वेक्टर के पूरे कंसेप्ट को टू डायमेंशंस में समझने की ज़रूरत पड़े, तो हम किसी भी वेक्टर को उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके उसके असर को अलग अलग डायरेक्शनों में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।